हेलो एवरीवन। सो आज हम टाइप्स ऑफ इनपुट से स्टार्ट करने वाले हैं, फिर हम देखेंगे हमारा स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम और फिर हम डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट के को देखने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ इनपुट से स्टार्ट करते हैं। अब टाइप्स ऑफ इनपुट की क्या ज़रूरत है, ठीक है, तो हमें पता है कंट्रोल सिस्टम में तो सिस्टम सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा। तो सपोज़ कि ये हमारा एक सिस्टम है, ठीक है, ये हमारा एक सिस्टम है जिसको हम एच ऑफ टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, हमें चाहिए सिस्टम का एक आउटपुट जिसको हम सी ऑफ टी से डिनोट करता है। और ऑब्वियसली कोई सिस्टम का एक आउटपुट आने के लिए हमें क्या चाहिए, एक इनपुट, राइट। तो इसको हम आर ऑफ टी से डिनोट करते हैं। अब हमें क्या पता है, हमने देख चुका है कॉन्वोल्यूशन से कि सी ऑफ टी क्या होता है, कॉन्वोल्यूशन ऑफ एच ऑफ टी विथ इनपुट आर ऑफ टी, है ना। और इसको लैपलेस ट्रांसफॉर्म में लिखे तो क्या होगा, सी ऑफ टी का सी ऑफ एस इज इक्वल टू एच ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाय आर ऑफ एस। ठीक है, आर ऑफ एस क्या है, इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म, और एच ऑफ एस क्या है, इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म, राइट। तो हमें अगर एक सिस्टम का बिहेवियर जानना है, वो कैसे बिहेव करता है, तो ऑब्वियसली डिफरेंट इनपुट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, है ना। तो हम ये टाइप्स ऑफ इनपुट में 5 इंपॉर्टेंट इनपुट्स देखने वाले हैं जिसको हम ऑल ओवर पूरे कंट्रोल सिस्टम में यूज़ करने वाले हैं, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो इनपुट होगा वो है हमारा यूनिट इम्पल्स सिग्नल। ठीक है, अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम यूनिट इम्पल्स सिग्नल को डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर यूनिट इम्पल्स सिग्नल अगर नहीं यूज़ किया है, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन अगर यूज़ किया है तो वो भी सेम ही है। ठीक है, वो भी यूनिट इम्पल्स फंक्शन की या सिग्नल की बात हो रही है। तो यूनिट इम्पल्स सिग्नल कैसे डिराइव होता है कि सपोज हमारा एक ट्रायंगुलर फंक्शन है, ठीक है, जो है यूनिट एरिया का, मतलब इसका एरिया है 1। सपोज इसका जो एम्पलीट्यूड है 1 बाय टाउ है और ये हो जाएगा माइनस टाउ बाय 2 से लेके टाउ बाय 2 में वेरी करेगा। ठीक है, सो अब ये ट्रायंगुलर फंक्शन में ये जो पैरामीटर है टाउ, इसको टाउ को अगर हमने 0 की तरफ टेंड किया तो क्या हो जाएगा, हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो टेंड करेगा इन्फिनिटी पे, और ये रिड्यूस हो जाएगा, धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा, राइट। तो अब ये फंक्शन कैसा दिखेगा, बहुत सिंपल, ये हमारा फंक्शन इम्पल्स फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये 0 और इसका जो मैग्नीट्यूड है ये इन्फिनिटी पे टेंड करेगा। ठीक है, तो हम कैसे डिफाइन करते हैं हमारा यूनिट इम्पल्स सिग्नल को, कि डेल ऑफ टी से विच इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी एट टी इक्वल्स टू 0। हम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये टी है हमारा, ये हमारा डेल टी फंक्शन है और ये इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है टी इक्वल्स टू 0, बट ये 0 है अदरवाइज, है ना। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो एक एरिया हमारा डेल टी फंक्शन या डेल्टा फंक्शन का जो एरिया होता है वो हमेशा यूनिटी या 1 होता है ना। और हमने एक बात देखी थी डेल फंक्शन के बारे में कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल ऑफ टी क्या होता है, 1, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे यूनिट इम्पल्स सिग्नल के बारे में। ये सब याद रहना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यूज़ करने वाले ये टाइप्स ऑफ इनपुट को, वन ऑफ द टाइप है ये। अब नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 है हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल। ठीक है, तो यूनिट स्टेप सिग्नल कैसा दिखता है, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये सपोज हमारा ग्राफ है टी और हम डिनोट कैसे करेंगे, यू ऑफ टी, राइट। तो ये हो जाता है 1 पे
कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारा है यूनिट स्टेप सिग्नल। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, u ऑफ टी इज इक्वल टू 1 फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, और 0 अदरवाइज। और इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ टी क्या होगा, हमने देखा हुआ है पहले 1, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। फिर हमारा आता है नंबर 3, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट रैम्प सिग्नल। यूनिट रैम्प सिग्नल कैसा दिखता है, ये हमारा t है, यूनिट रैम्प को हम r ऑफ t से डिनोट करते हैं, है ना। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि r ऑफ t जो है इसको हम t u ऑफ t भी बोलते हैं, है ना। जो रैम्प फंक्शन है उसको t u ऑफ t भी हम डिनोट करते हैं। और ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि अनबाउंडेड है ना। ये इनपुट जो है वो एक अनबाउंडेड सिस्टम है, इसका जो एरिया है वो इंक्रीज़ करता जा रहा है धीरे धीरे, तो ये इन्फिनिटी तक टेंड करेगा। सो ये हमारा रैम्प सिग्नल है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, r ऑफ t इज़ इक्वल टू t फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सो जो t हमारा जो t u ऑफ t है उसको हमने ऐसे क्यों डिफाइन किया, क्योंकि हमें पता है हम u ऑफ t को डिफाइन करते हैं t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, है ना। इसलिए हमने t u ऑफ t करके डिफाइन किया हमारे r ऑफ t को, और r ऑफ t भी हमारा 0 से ग्रेटर है। सो यहाँ पे हमने या तो t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डाल सकते हैं या हम t u ऑफ t लिख सकते हैं, है ना। दोनों का मीनिंग एक है। फिर इट इज़ 0 अदरवाइज, ओके। सो ये हो गया हमारा यूनिट रैम्प सिग्नल। और इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ r ऑफ t इट इज़ नथिंग बट 1/s स्क्वायर, है ना। यहाँ पे 1/s होता है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t, करेक्ट। सो ये हो गया हमारा यूनिट रैम्प सिग्नल। यूनिट रैम्प सिग्नल हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट है, वो है यूनिट पैराबोलिक सिग्नल। सो अब हम देखते हैं यूनिट पैराबोलिक सिग्नल। तो सबसे पहले यूनिट पैराबोलिक सिग्नल दिखता कैसा है, ये है t, इसको हम p ऑफ t से डिनोट करते हैं, और ये दिखता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो अब हम इसको डिफाइन करते हैं, p ऑफ t इज़ इक्वल टू t स्क्वायर बाई 2 फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमने देखा था t स्क्वायर बाई 2 क्यों आता है ना। हमने जब इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकाला था तो हमने देखा था t स्क्वायर बाई 2 क्यों आता है यहाँ पे, तो वो प्रीवियस वीडियो में हम देख सकते हैं। और ये है 0 अदरवाइज, करेक्ट। सो ये हो गया हमारा डिफाइन पैराबोलिक सिग्नल। इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ p ऑफ t इज इक्वल टू 1/s क्यूब, राइट। तो ये हो गया हमारा यूनिट पैराबोलिक सिग्नल। अब ये हमारा फर्स्ट नहीं है, ये है फोर्थ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा सिनुसाइडल इनपुट, सिनुसाइडल सिग्नल या इनपुट। सो अगर ये चारों जो भी इनपुट्स हमने देखे, इसके अलावा अगर कोई इनपुट है साइन के फॉर्म में, कोसाइन के फॉर्म में, ठीक है, तो उसका जो आउटपुट है वो हम कैसे डिफाइन करेंगे। सपोज़ कि हमारा एक साइन इनपुट है a साइन ओमेगा t, है ना। और सपोज़ कि हमारा जो सिस्टम है उसको हम h ओमेगा से डिनोट करते हैं, तो हमारा जो आउटपुट है वो क्या आएगा, है ना। तो सबसे पहले कि हमारा जो आउटपुट है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा,
एक है हमारा ये इनपुट का जो मैग्नीट्यूड है वो मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ एच ओमेगा, ठीक है। अब ये मॉड ऑफ एच ओमेगा क्या है, हमारा जो सिस्टम है उसका हम मॉड फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, और ये जो ओमेगा है ये होगा बेसिकली ये, ठीक है। ये वाला जो वैल्यू है ये हम यहाँ पे पुट करेंगे और हमें मॉड एच ओमेगा का वैल्यू मिलेगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें मैग्नीट्यूड मिलेगा किसका, हमारे आउटपुट का, ठीक है। सपोज सी ओमेगा या सी ऑफ एस करके भी हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम या तो हम ओमेगा करते डिनोट या जे ओमेगा करते डिनोट, या फिर हम इसको एस करके भी डिनोट कर सकते हैं, राइट। तो बस डिफरेंट नोटिफिकेशंस है लेकिन मीनिंग एक ही है ना। अब अगर फेज़ है तो हमारे जो आउटपुट है उसका फेज़ कैसे डिफाइन करते हैं हम, फेज़ इज इक्वल टू एंगल ऑफ एच ओमेगा या एच ऑफ एस भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। और ये एस को अगर हमने जे ओमेगा लिख दिया तो जो ओमेगा वैल्यू है वो यहाँ से इनपुट होती है, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये फेज़ हो गया हमारे सी ऑफ एस का। तो हम सी ऑफ एस को कैसे डिफाइन करते हैं, सी ऑफ एस यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, सी ऑफ एस क्या हो जाता है, हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो ए, थोड़ा पीछे से लिखती हूँ, सी ऑफ एस इज इक्वल टू ए इंटू मॉड ऑफ एच जे ओमेगा, ठीक है। साइन ऑफ, क्योंकि हमारा साइन फंक्शन था, क्या हो जाएगा ओमेगा टी प्लस हमारा फेज़ विच इज़ फाई। तो ये जो फेज़ है ये हमारा फाई है सपोज, तो ये एंगल हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, है ना। और सपोज मतलब यहाँ पे जो भी फेज़ था हमारे इनपुट का वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें बस ऐड ऑन हो जाएगा हमारा जो सिस्टम का फेज़ है वो। तो ये हो गया हमारा आउटपुट अगर हमारा इनपुट एक सिनुसॉइडल इनपुट है तो, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गए सारे टाइप्स ऑफ इनपुट। अब हम देख लेते हैं हमारा जो स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो अब हम स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सिस्टम है उसके जो पोल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करता है हमारे पूरे ट्रांसफर फंक्शन या पूरे कंट्रोल सिस्टम में। तो पोल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि पोल्स डिफाइन करते हैं हमारे सिस्टम अगर वो स्टेबल है कि नहीं स्टेबल है, ठीक है। हम और भी जो स्टेबिलिटी क्राइटेरियाज़ है वो आगे पढ़ने वाला है, ठीक है। तो अभी जो बेसिक्स में जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे पोल्स से जो हम स्टेबिलिटी जज करते हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम में सबसे पहले दो टाइप के स्टेबिलिटी होते हैं, ठीक है। सबसे पहले है हमारा बीबो स्टेबिलिटी और दूसरा है हमारा असिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी, है ना। तो बीबो स्टेबिलिटी क्या होता है, बीबो स्टेबिलिटी बेसिकली क्या होता है, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। तो अगर हमने एक सिस्टम को एक बाउंडेड इनपुट दिया तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो भी एक बाउंडेड आउटपुट आएगा, ठीक है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा रैम्प सिग्नल। अब जो रैम्प सिग्नल है वो ऑब्वियसली एक बाउंडेड इनपुट नहीं है, तो उससे अगर हमें बाउंडेड आउटपुट मिला तो वो ऑब्वियसली वो एक क्या होगा, अनस्टेबल सिस्टम, बिकॉज हमने इनपुट ही बाउंडेड नहीं दिया हुआ है ना। बट जैसे बाउंडेड इनपुट हम यूज़ कर सकते हैं हमारा जो यूनिट स्टेप सिग्नल है, ठीक है। तो यूनिट स्टेप सिग्नल में हम बोल सकते हैं कि हमने एक बाउंडेड इनपुट दिया तो हमें एक बाउंडेड आउटपुट एक्सपेक्टेड है अगर वो सिस्टम बीबो स्टेबल है तो, है ना। और सेम हमारा जो असिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी क्या होता है कि हम t टेंड्स टू इन्फिनिटी या t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे हम जज करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो स्टेबल है कि नहीं, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया बीबो स्टेबिलिटी क्या होता है, असिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी क्या होता है। अब हम देखते हैं ये दोनों क्राइटेरिया यूज़ करके हम कैसे डिफरेंट जो पोल्स के पोजीशंस है उनके बारे में हम जज कर सकते हैं, उनके स्टेबिलिटी के बारे में। सो सबसे पहले क्या है हमारा केस 1, which is pole at negative एक्सिस, ठीक है। मतलब जो हमारा जो एस प्लेन होता है ना, जैसे ये हमारा एक प्लेन है, एस प्लेन है हमारा, तो ये हमारा रियल पार्ट है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो पोल अगर यहाँ लाई करेंगे ये हमारा LHS पार्ट होता है
और ये होता है हमारा RHS पार्ट। तो हम काफ़ी बार बोलते हैं कि हमारे जो पोल्स है वो LHS में लाई करने चाहिए, तो उसका रीज़न क्या है, ठीक है, तो वो हम पढ़ने वाले हैं कि उसका रीज़न क्या है, क्यों बोलते हैं हम कि LHS में पोल्स लाई करने चाहिए, क्यों जो हमारा जो सिस्टम है वो स्टेबल होता है जब हमारे पोल्स LHS में लाई करता है, ठीक है। तो यही पूरा डिस्कशन हमारे आगे के कंट्रोल सिस्टम के जो टॉपिक्स है, जैसे रूट लोकस है, बॉडी प्लॉट है, इसमें भी कंटिन्यू होगा, ठीक है। उसमें डिफरेंट फैक्टर्स से हम डिटरमाइन करेंगे कि हमारा सिस्टम स्टेबल है कि नहीं। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं पोल एट नेगेटिव एक्सिस। नेगेटिव एक्सिस मतलब एस प्लेन का लेफ्ट, LHS प्लेन नेगेटिव एक्सिस। सो पोल एट नेगेटिव एक्सिस तो कैसे होता है, हमारा जो सिस्टम होता है वो कैसा दिखता है, कि अपॉन S+A, है ना, क्योंकि सपोज ये हमारा एस प्लेन है, ये है सिग्मा, ये है J ओमेगा, और अगर पोल यहाँ लाइक कर रहा है और ये होगा ऑब्वियसली ये हमारा नेगेटिव एक्सिस है, हमने पढ़ा है बचपन से, दिस इज़ 0, दिस इज़ इस तरफ का पॉजिटिव, इस तरफ का नेगेटिव, तो ये माइनस है, माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, S+A बन जाएगा। तो ये हमारा G(s) है, और इसका अगर हमने G(t) निकाला तो ये क्या हो जाएगा, k टाइम्स e⁻⁻at, है ना। तो अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं असिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी। असिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी देखेंगे तो हम क्या करते हैं, t टेंड्स टू इन्फिनिटी कराते हैं हमारे सिस्टम को। t टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो हमें पता है एक्सपोनेंशियल टर्म क्या हो जाता है, 0, तो G(t) क्या हो जाएगा, 0 मतलब हमारा सिस्टम है स्टेबल। तो हम बोलेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो है असिम्प्टोटिक स्टेबल। सिमिलरली अगर बीबो स्टेबिलिटी की बात करें, बीबो स्टेबिलिटी की बात कैसे करते हैं हम, कि हमारा जो इनपुट हमने बाउंडेड दिया, तो हमारा जो आउटपुट है वो बाउंडेड आना चाहिए, मतलब हमारा जो सिस्टम है वो एक बाउंडेड सिस्टम होना चाहिए। तो बाउंडेड मतलब हम एरिया की बात कर रहे हैं, तो 0 टू इन्फिनिटी हम कॉजल सिस्टम्स की बात ही करते हैं, ठीक है, ये मैंने पहले बताया था हम कॉजल सिस्टम की बात करने वाला है। तो 0 टू इन्फिनिटी हम इंटीग्रेट करें के e⁻⁻t dt को, तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, के e⁻⁻at अपॉन -a विच गोज़ फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। सो ये k माइनस कॉमन हो जाएगा, इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, 0 पे क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, k/a क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है मतलब हमारा जो सिस्टम है वो एक स्टेबल सिस्टम है, मतलब बीबो स्टेबल है, मतलब असिम्प्टोटिक स्टेबल भी है, बीबो स्टेबल भी है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जब भी हमारे जो पोल्स है वो LHS में लाई करेंगे तो हमारे जो सिस्टम है वो हमेशा स्टेबल सिस्टम कहलाता है ना। तो ये हमारा केस 1 हो गया। अब केस 2 देख लेते हैं यहाँ पे। केस 2 क्या है कि पोल एट पॉजिटिव एक्सिस। सो पॉजिटिव एक्सिस मतलब हमारे RHS में अगर लाई किया, RHS में सपोज यहाँ पे हमारा पोल लाई कर रहा है, तो यहाँ पे अगर पोल लाई कर रहा है तो हम बोलेंगे कि हमारा जो G(s) है वो क्या हो जाएगा, K(s-a), है ना। ऑब्वियसली अगर ये A को हमने इस तरफ लाया इक्वल्स टू 0 के, तो क्या हो जाएगा, -a। तो हमारा G(t) क्या होता है, हमें आता है ये पार्शियल फ्रैक्शन हमें आता है, ठीक है, इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आता है, तो क्या हो जाएगा, K(e⁻⁻at), है ना, प्लस हो जाएगा, हमने देखा था फॉर्मूलेज, तो ये हो जाएगा K(e⁻⁻at). अब सबसे पहले हम इसकी असिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी चेक करते हैं। सो असिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी क्या होगा, एट t टेंड्स टू इन्फिनिटी चेक करें, तो हमें पता है e⁻⁻at। सबसे पहले तो हमें क्या पता है कि हमारा जो ग्राफ होता है, यहाँ देख लें, e⁻⁻at का जो हमारा ग्राफ है वो कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है ना। तो ऑब्वियसली एट t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, G(t) हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी, और हमारा जो बीबो स्टेबिलिटी है, अब ये t टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया, मतलब क्या कि हमारा जो सिस्टम है वो है अनस्टेबल। ऑब्वियसली सिमिलरली बीबो स्टेबिलिटी में हम क्या देखते हैं, एरिया,
बाउंडेड है कि नहीं। 0 to इन्फिनिटी में अगर इंटीग्रेट करें हम k e रेज टू at को, तो क्या हो जाएगा, k बाहर आ जाएगा। 0 to इन्फिनिटी इसको इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा कि k e रेज टू at अपॉन a गोज़ फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। सो k बाय a को कॉमन कर लिए तो e रेज टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और माइनस 0 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इन्फिनिटी हो जाएगा हमारा सिस्टम। मतलब वापस हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो है अनस्टेबल सिस्टम, करेक्ट। तो इसलिए हम हमेशा क्या बोलते हैं कि अगर हमारे जो पोल्स है वो RHS में लाइक कर रहे हैं तो हमारा सिस्टम हमेशा एक अनस्टेबल सिस्टम कहलाता है, ठीक है। बीबो अनस्टेबल भी है, असिम्प्टोटिक अनस्टेबल भी है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा केस 2। अब हमने बात कर लिया ये सारे चीज़ों के बारे में। अब हम देखते हैं पोल कॉन्जुगेट पोल्स के बारे में, ठीक है। या कॉन्जुगेट पोल से हम पहले देख लेते हैं कि अगर डबल पोल्स है, ठीक है, नेगेटिव एक्सिस में अगर डबल पोल लाइक कर रहे हैं, सो डबल पोल ऑन नेगेटिव एक्सिस, ठीक है। अब कैसा दिखेगा, ये हमारा एस प्लेन है। डबल पोल कैसे डिनोट करते हैं, एक ऐसे और ऐसे, और सपोज ये है -a। सो हमारा जो फंक्शन है g ऑफ s वो कैसा दिखेगा, g ऑफ s इज इक्वल टू k टाइम्स s प्लस a का स्क्वायर, है ना। और इसलिए हमारा जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, g ऑफ t, हमने देखा हुआ है ये सब, k t e रेज टू माइनस at, ये हमारा g ऑफ t हो जाएगा लैपलेस ट्रांसफॉर्म से, इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म से, ठीक है। तो अब हम असिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो एट t टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ये हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि t टेंड्स टू इन्फिनिटी हमने यहाँ पे पुट किया तो ये 0 हो जाएगा। ये इन्फिनिटी है पर 0 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, है ना। सिमिलरली अगर बीबो स्टेबिलिटी की बात करें हम, तो हम इंटीग्रेट करने जाएंगे 0 टू इन्फिनिटी k t e रेज टू माइनस at। तो इसको इंटीग्रेट कर लेता है, k कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन UV रूल लगाएंगे, t e रेज टू माइनस at माइनस ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ t, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू माइनस t, है ना। तो क्या हो जाएगा, k टाइम्स t e रेज टू माइनस at अपॉन माइनस a माइनस ऑफ ये क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ t 1, ये हो जाएगा e रेज टू माइनस at a स्क्वायर, है ना। a स्क्वायर क्यों हो गया, इसको हमने इंटीग्रेट किया तो e रेज टू माइनस at अपॉन माइनस a आया। फिर वापस यहाँ पे ये इंटीग्रेशन करेंगे तो e रेज टू माइनस at आएगा, लेकिन वापस माइनस a आएगा, माइनस a इंटू माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और ये कहाँ से वेरी कर रहा है, 0 टू इन्फिनिटी। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। सो इन्फिनिटी में क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा 0, है ना, ये वाला पार्ट भी हो जाएगा 0, क्योंकि e रेज टू माइनस at की वजह से दोनों पार्ट 0। अब 0 पुट करें हम तो क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे t है, t में 0 पुट किया तो हो जाएगा ये वाला पार्ट 0, और यहाँ पे 0 पुट किया तो ये पार्ट हो जाएगा 1, मतलब वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस जो है माइनस रहेगा, k अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा, राइट। सो माइनस k अपॉन a स्क्वायर क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है ना। तो ये हमारा एक स्टेबल है, असिम्प्टोटिक स्टेबल, और ये भी हमारा सिस्टम हो जाएगा स्टेबल, विच इज़ बीबो स्टेबल, राइट। सो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर डबल पोल्स नेगेटिव एक्सिस पे लाइक करें तो वो भी एक स्टेबल सिस्टम कहलाता है, राइट। तो ये हो गया हमारा केस 3। अब हम देखते हैं केस 3। अब हम देखते हैं केस 4। ठीक है, तो केस 4 हम देखते हैं।
केस 4 में हम क्या देखेंगे, देखने वाले कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स कैसे दिखता है, चलिए यहाँ पे डिनोट करते हैं। सो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल जो LHS में लाइक कर रहे हैं, राइट। तो सपोज यहाँ पे लाइक कर रहे हैं, ये है हमारे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स, ये है -a पे और ये है सपोज JB, और ये क्या हो जाएगा -JB, है ना। ये होता है हमारे कॉम्प्लेक्स पोल्स, हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो हम G ऑफ S कैसे लिखेंगे, G ऑफ S इक्वल्स टू K अपॉन S प्लस A प्लस JB और S प्लस A माइनस JB, है ना। ऐसे करेंगे डिनोट, ठीक है। ये जो है -a प्लस JB एक बार और एक बार -a माइनस JB, तो इस तरफ ले आएंगे तो ये ऐसे पोल्स बन जाएंगे। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा K A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कर सकते हैं, S प्लस A कॉमन है, माइनस या प्लस माइनस है, तो ये J को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस, यहाँ पे एक माइनस ऑलरेडी था फॉर्मूले की वजह से, और J को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा B स्क्वायर, है ना। तो अब इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हम कैसे लिखते हैं, इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म जो हमारा होता है G ऑफ T, क्या होता है K टाइम्स प्लस A की वजह से e रेज टू माइनस AT, और ये क्या है, ये क्या हो जाएगा फिर S स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा cos ऑफ BT, है ना, साइन ऑफ BT, है ना। सो ये हो गया हमारा G ऑफ S, G ऑफ T। सो अब इसको हम डायरेक्ट ग्राफ के फॉर्म में देख के हम इसकी स्टेबिलिटी जज कर लेते हैं। सो हम इसको अगर ड्रॉ करने जाए तो क्या हो जाएगा कि एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा है, हमारा जो साइन फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियली डीके होगा। तो ये कैसे हो जाएगा, सपोज ये सर, ये हमारा साइन फंक्शन कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियली धीरे 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 डीके हो रहा है ना। तो ये हमारा है G ऑफ T, ये हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं। तो अब इसकी असिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी के बारे में हम क्या बोलेंगे कि एट T टेंड्स टू इन्फिनिटी हमारा जो सिस्टम है G ऑफ T वो 0 हो रहा है, राइट। तो 0 हो रहा है तो मतलब हमारा सिस्टम क्या हो गया, एक स्टेबल सिस्टम हो गया, हम ग्राफ से देख के बता सकते हैं। फिर बीबो स्टेबिलिटी, तो ऑब्वियसली हमारा सिस्टम बाउंडेड है। क्यों बाउंडेड है, क्योंकि जो अब हम इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, मतलब इस जो एरिया है जो हम ऐड ऑन करने वाले हैं, इंटीग्रेशन क्या होता है बेसिकली एरिया एडिशन, तो जो एरिया एडिशन है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। तो जो ऐड कर रहे हैं हम उसकी एक फाइनाइट क्वांटिटी आने वाली है, एक फाइनाइट वैल्यू आने वाला है, एक बाउंडेड इनपुट आने वाला, बाउंडेड आउटपुट आने वाला है। तो हमारा जो हमारा जो सिस्टम है वो एक बीबो स्टेबल सिस्टम भी होगा, राइट। तो मतलब हमारे जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स होते हैं वो हमेशा, अगर वो नेगेटिव एक्सिस पे लाइक कर रहे हैं तो वो हमेशा एक स्टेबल सिस्टम डिनोट करता है। फिर एक वेरी इंपॉर्टेंट केस है हमारा केस 5, ये था हमारा केस 4 और है हमारा एक केस 5। केस 5 क्या है, केस 5 है हमारा थोड़ा जो ट्रिकी केस है या थोड़ा से कंट्रोवर्शियल केस है, वो है कौन सा, पोल्स ऑन दी ओरिजिन, ठीक है। तो ना ही ये LHS में है ना ही ये RHS में है, ये है एकदम कंट्रोवर्शियल जगह विच इज़ एकदम बीच में, एकदम डिप्लोमेटिक है, राइट। तो यहाँ पे लाइक कर रहा है हमारा जो पोल है एस प्लेन के। तो G ऑफ S कैसे डिनोट करेंगे हम, G ऑफ S हो जाएगा 1/s, राइट। तो इसका अगर हमने G ऑफ T बनाया तो ये क्या हो जाएगा, हमें पता है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, ये 1/s किसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है, U ऑफ T का,
है ना। अब जो u ऑफ टी फंक्शन है कैसा दिखता है, वो कुछ ऐसा दिखता है ना। तो अब इसके बारे में हम जज करेंगे असिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी, मतलब एट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या हो रहा है, हमारा जो सिस्टम है एक फाइनाइट क्वांटिटी दे रहा है ना, एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा है। और बीबो स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा कि एट हमारा जो एरिया है वो क्या होने वाला है, मतलब अगर हमने इंटीग्रेट किया 0 टू इन्फिनिटी u ऑफ टी तो ये क्या होने वाला है, क्या वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये पता करने से पहले हमें एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा जो हम यहाँ पे देखते हैं कि अभी हमने टाइप्स ऑफ इनपुट देखा है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इस पर डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं। हमारे प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार क्वेश्चंस आए हैं, मतलब एकदम ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो ये एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद रखने लायक है। तो हम देख लेते हैं कि अभी हमने जो देखा, हमने क्या क्या देखा, हमने इससे पहले क्या देखा, हमने टाइप्स ऑफ इनपुट देखा। तो हम कभी कभी क्या बोलते हैं, इम्पल्स रिस्पॉन्स, हम बोलते हैं स्टेप रिस्पॉन्स, हम बोलते हैं पैराबोलिक रिस्पॉन्स या रैम्प रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स क्यों बोलते हैं, रिस्पॉन्स बेसिकली हमारा आउटपुट डिनोट करता है ना, कि जो भी हमारा जो आउटपुट है, हमारा जो आउटपुट आता है वो पर्टिकुलर इनपुट देने के बाद वो हमारा, इसलिए वो रिस्पॉन्स कहलाता है। जैसे हमारा एक सिस्टम है, हमने सपोज इसको एक स्टेप इनपुट दिया, तो इसका जो आउटपुट आने वाला है ना सी ऑफ टी, तो ये सी ऑफ टी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट रिस्पॉन्स, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, यूनिट स्टेप सिग्नल, ठीक है। डिफरेंस है, ये जो टर्मिनोलॉजीज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जगह ना टर्मिनोलॉजीज ही काम आने वाली है, कोई एक्सप्लेन नहीं करने वाला है हर क्वेश्चन में कि ये यूनिट स्टेप इनपुट दिया है ऐसा, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट पूछ लेंगे कि यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स क्या होता है। तो ये होता है कि अगर हमने एक सिस्टम को एक यूनिट स्टेप इनपुट दिया और उससे जो हमें आउटपुट मिलने वाला है वो हमारा रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, सिमिलरली इम्पल्स रिस्पॉन्स है, सिमिलरली पैराबोलिक रिस्पॉन्स है, सिमिलरली रैम्प रिस्पॉन्स है, राइट। सो समझ गए आप रिस्पॉन्स के बारे में। तो इसमें कि अगर हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, या ठीक है, इम्पल्स रिस्पॉन्स, स्टेप रिस्पॉन्स, रैम्प रिस्पॉन्स और पैराबोलिक रिस्पॉन्स। तो अगर क्वेश्चन में इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया है और हमें फाइंड करना है स्टेप रिस्पॉन्स, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ आने के लिए हम क्या करते हैं, हम करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें स्टेप रिस्पॉन्स मिलेगा। सिमिलरली रैम्प रिस्पॉन्स फाइंड करने के लिए सेम हमें इंटीग्रेशन करना है, रैम्प से पैराबोलिक रिस्पॉन्स फाइंड करने के लिए सेम हमें इंटीग्रेशन करना है। बट अब पैराबोलिक से रैम्प या रैम्प से स्टेप या स्टेप से इम्पल्स, ये तीनों में से कोई भी कन्वर्जन करना है तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ चुके हैं इससे, 1 मार्क के क्वेश्चंस आ जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। तो अब क्योंकि हमने ये देख लिया, ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं कि अगर हमने इंटीग्रेट किया हमारे जो u ऑफ टी है स्टेप सिग्नल को, तो वो हमें देता है रैम्प सिग्नल, रैम्प सिग्नल देता है, r ऑफ टी देता है, ठीक है। r ऑफ टी से हम डिनोट करते हैं हमारे रैम्प सिग्नल को, और हमें पता है हमारा रैम्प सिग्नल कैसा दिखता है, एकदम अनबाउंडेड ऐसा, मतलब क्या बोल सकते हैं, बीबो तो अनस्टेबल है ये, है ना। क्या आ रहा है, हमारा जो एरिया है वो बाउंडेड है, नहीं, एकदम अनबाउंडेड सिस्टम है, तो हम क्या बोलेंगे, एक अनस्टेबल सिस्टम है, अनस्टेबल बोल सकते हैं। और असिम्प्टोटिक, फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, मतलब क्या बोल रहे हैं, स्टेबल सिस्टम है, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, स्टेबल अनस्टेबल, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, स्टेबल है या अनस्टेबल सिस्टम है। तो हम क्या बोलते हैं बेसिकली कि हमारा जो ओरिजिन पे अगर हमारे पोल्स लाइक कर रहे हैं तो वो मार्जिनली स्टेबल होता है, ना ही वो एक अनस्टेबल सिस्टम है और ना ही वो एक स्टेबल सिस्टम है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। वैसे कई जगह हम मार्जिनली की जगह अनस्टेबल सिस्टम भी बोलते हैं, लेकिन आइडियली हम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा जो सिस्टम है इट्स ईदर स्टेबल और इट्स अनस्टेबल। हम कोई भी एक सिस्टम को की बात करें तो हम क्या बोलेंगे, किसी को अगर हमें बताना है
तो हम क्या बोलते हैं, या तो एक सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल सिस्टम है। मार्जिनली स्टेबल क्या होता है, ठीक है, तो बट हम इसको मार्जिनली स्टेबल भी बोलते हैं या फिर हम इसको अनस्टेबल सिस्टम भी बोल सकते हैं, है ना। सो ये हो गया हमारा पोल एट ओरिजिन वाला केस, ठीक है। तो ये जो 5 इंपॉर्टेंट केसेस है ये हमने देख लिया। तो अगर कोई भी और पोल्स है और हमें चेक करना है तो हम ऐसे वे से चेक कर सकते हैं। हमें पता चल गया एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी क्या होती है और बीबो स्टेबिलिटी क्या होती है, तो ऐसे हम जज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो डोमिनेंट पोल इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। इस पर ना डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, ऐसे कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। डोमिनेंट पोल अप्रॉक्सीमेशन पूछ लेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सपोज़ कि हमारा एक एस्प्लेन है, हमारा एक सिस्टम है बेसिकली। तो ये सिस्टम में हमारा एक पोल है P2, एक पोल है P1, है ना। तो ये सिस्टम के हमारे पास 2 पोल्स है P2 और P1। अब इसमें अगर हमारा जो रेशियो आ गया, सपोज P2 अपॉन P1 का रेशियो ले लिया हमने, ये अगर कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है ना, इसका जो मैग्नीट्यूड है कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ गया, मतलब जो P2 है वो 5 टाइम्स दूर है हमारे P1 से, तो हम बोलते हैं कि हमारा जो P2 पोल है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली नेग्लिजिबल and our P1 is basically a dominant pole, है ना। तो हम हमारे जो P2 है इसको कर देते हैं नेग्लेक्ट, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। तो अब इसका रीज़न क्या है, हम क्यों बोलते हैं कि ये जो पोल है हमारा वो डोमिनेंट है और ये नेग्लिजिबल है ना। तो इसका रीज़न क्या है हम यहाँ देख लेते हैं। हाँ, सो सपोज़ हमारा कोई सिस्टम है G ऑफ S, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, K टाइम्स S+1, S+6 एंड S+7, ये हमारा G ऑफ S है। इसका अगर हमने पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया सपोज, तो क्या हो जाएगा, G ऑफ S के फॉर्म में रखता है A अपॉन S+1 प्लस B अपॉन S+6 प्लस C अपॉन S+7, है ना। इसका अगर हमने इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ले लिया G ऑफ T, ये क्या हो जाएगा, K A e रेज़ टू -t प्लस B e रेज़ टू -6t प्लस C e रेज़ टू -7t, ठीक है। अब हम इस G ऑफ T में T की कोई वैल्यू पुट करें, ठीक है, सपोज T इक्वल्स टू 1 या T इक्वल्स टू 2, ऐसे वैल्यूज़ पुट करके हम देखें। अगर आपने देखा पुट करके T इक्वल्स टू 1 या 2, इसमें भी सेम इसमें भी सेम, ठीक है, T की वैल्यू सेम हमने रखी, तो हम क्या देखेंगे कि हमारा जो ये 2 पोल्स है या ये जो हमारे रिस्पॉन्स है, ये जो पार्ट है ये अप्रॉक्सीमेटली ना 0 टेंड करेंगे, ठीक है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगा विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली वेरी क्लोज टू 0। बट तो हमारा जो ये वाला सिस्टम है ना, ये वाला जो पोल है ये 99% कंट्रीब्यूट करता है हमारे सिस्टम को, ठीक है, 99% हमारे सिस्टम को कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि हमारे जो ये पोल्स हैं, जो ऑब्वियसली हम देख सकते हैं 6 और 7, मतलब 5 टाइम्स ग्रेटर है हमारे जो पोल है जो 1 पे लाई कर रहा है ना। इसलिए हम बोलते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेटली नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूट करता है हमारे सिस्टम को एज़ कम्पेयर टू हमारा जो पोल है, जो डोमिनेंट पोल है, जो P1 पोल है उससे, है ना। तो ये समझ गया हमें क्यों, रीज़न क्या है ना। तो हमने ये जो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो देख लिए, है ना। तो बहुत क्लैरिटी आ गई होगी हमारे जो टाइप्स ऑफ इनपुट है उसमें हमने कैसे कन्वर्जन्स किया, इम्पल्स रिस्पॉन्स, स्टेप रिस्पॉन्स, रैंप रिस्पॉन्स, पैराबोलिक रिस्पॉन्स। हमने क्या और देखा, स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम देख लिया, एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी, बीबो स्टेबिलिटी, एंड वी सॉ डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट में भी एक DC गेन का जो हम अप्रॉक्सीमेशन करते हैं, मतलब हम कैसे डोमिनेंट पोल फाइंड करते हैं, उसमें भी एक चीज़ है जो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में किया है, ठीक है। तो वो ज़रूर देखना, तो उससे क्लैरिटी आएगी कि डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट के जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उसको भी हमें कैसे DC गेन को कांस्टेंट करके हमें फाइंड करना होता है ना। तो ये हो गया हमारा फिनिश। थैंक यू।